हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट नीट पीजी के फॉरेंसिक मेडिसिन के क्वेश्चंस देखने वाले हैं और उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें भी समझने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन देखें एंड देन उसके बाद फिर उसका आंसर्स देखें, उसके आंसर्स देखेंगे, क्वेश्चंस के बाद आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि कॉपियस हेमोरेज इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुंड। कौन से वुंड में आपको कॉपियस हेमोरेज देखने को मिलेगा? लेसरेटेड, कॉन्ट्यूशन, एब्रेजन या फिर तीनों में ही? ऑल ए बी सी आर द करेक्ट, आपको इसका आंसर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है सभी में आपको इस तरीके का हेमोरेज देखने को मिलेगा। सो द आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन डी। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करो, व्हाट इज कॉपियस हेमोरेज। ये रिलेटेड है एक टाइप ऑफ वूंड से। कॉपियस हेमोरेज रेफर्स टू एक्सेसिव ब्लीडिंग। क्या एक्सेसिव ब्लीडिंग से रिलेटेड है? वेरियस टाइप ऑफ वूंड्स कैन लीड टू दिस टाइप ऑफ हेमोरेज दैट इंक्लूड्स लैसरेशन, puncture wound and evolutions. So जो lacerations होते हैं, these are the cuts and tears in the skin which can be deep and may cause significant bleeding. तो इसमें भी copious hemorrhage हो सकता है। puncture wound में क्या होता है? These are the wounds that are caused by pointed object। ठीक है, pointed object, कई बार ये pointed object से beveling wound भी बन जाते हैं और उसमें भी आपको बहुत ही excessive bleeding देखने को मिलेगी, such as nail or needle, or maybe it leads to internal bleeding also। ठीक है, सो वूंड्स, पंचर वूंड्स में भी और बिवेलिंग वूंड्स में भी होगा। एवोल्यूशंस, दीज इन्वॉल्व्स द टियरिंग अवे ऑफ टिश्यूज एंड डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट दे कैन बी रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग। तो डिपेंड करता है कि किस एक्सटेंट पे इंजरी है। सो लैसरेशन ऑल्सो कैन ब्लीड सिग्निफिकेंटली, कॉन्ट्यूजन्स भी और एबरेशंस भी। एबरेशंस बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल वूंड होते हैं आइडियली, बट स्टिल इसके एक्सटेंट पे डिपेंड करता है कि एबरेशंस कितना स्ट्रॉन्ग है। एबरेशंस आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप एक्सक्लूड कर सकते हो क्योंकि इट इज़ सुपरफिशियल इन नेचर, बट जो सबसे बेटर आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ए बी एंड C are the correct options. Okay, let's move to next question. The shape of cooling curve pattern of a human cadaver is parabola, sigmoid, descending और ascending। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कूलिंग पैटर्न के। जैसे ही किसी भी पर्सन की डेथ होती है तो बहुत ही रैपिडली जो टेम्परेचर है बॉडी का वो डाउन होता चला जाता है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो कूलिंग कर्व का जो पैटर्न है वो कैसा होता है। बहुत ही इजी इसका क्वेश्चन, बहुत ही इजी इसका आंसर है। स्ट्रेट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है द शेप ऑफ कूलिंग कर्व पैटर्न ऑफ अ ह्यूमन कैडेवर इज टिपिकली डिस्क्राइब्ड डिसेंडिंग। कैसे होता है? डिसेंडिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कर्व है तो टेम्परेचर कहाँ होगा? डाउन आएगा, राइट। ज़्यादा टेम्परेचर होता है यूजुअली, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है इट इज़ अराउंड 37 38, अराउंड समटाइम्स आपने देखा होगा 39 डिग्रीज। तो ये एक एवरेज ह्यूमन टेम्परेचर होता है। इसके बाद बहुत ही रैपिडली टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है। ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि कैसे इन्वायरमेंट में वो बॉडी रखी हुई है, कैसे कपड़े उस बॉडी ने पहने हुए हैं। द बॉडी अंडर गोज टू अ रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर इमीडिएटली आफ्टर डेथ which is followed by a more gradual decline until it reaches the plateau। ठीक है, प्लेट्यू फेज पहुंचते तक बहुत ही रैपिडली डिक्लाइन करेगा। ये प्लेट्यू क्या है ये भी हम समझेंगे। डिसेंडिंग इज यूज्ड टू एम्फसाइज द डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस। इट डज नॉट फॉलो अ पैराबोला और सिग्मॉइड शेप। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कर्व्स बन सकते हैं या फिर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलेटेड है कूलिंग कर्व से। ओके, द कूलिंग कर्व ऑफ अ ह्यूमन कैडेवर refers to the changes in the body temperature after death. The general pattern is described by the process of postmortem cooling, also known as algomotus. The cooling curve typically follows a predictable pattern. First is rapid cooling. It is immediately after death. The body begins to lose heat rapidly. This is due to the absence and mechanism that maintains internal body temperature, such as metabolism and blood circulation. तो metabolism stop हो गया, blood circulation भी stop हो गया, तो heat generate होगी नहीं body के अंदर। Linear cooling, linear cooling क्या है? It is the initial phase. The body temperature drops at a relatively constant and linear rate. Okay, this is influenced by the factors such as ambient temperature, the body mass, and insulation provided by the clothing. Then we have the plateau phase. After the linear phase, the cooling rate shows down and a plateau is reached. During this phase, the body temperature stabilizes at the surrounding ambient temperature.
ओके, सो ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज असर्शन रीजन क्वेश्चन. आपसे पूछ रहा है हेमोपेटाइसिस ब्लड इज ब्राइट रेड इन कलर्ड बिकॉज इट इज ऑक्सीजनेटेड. ये बहुत ज़्यादा डाइसी क्वेश्चन है. मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि इसका करेक्ट आंसर है both A and R are true. Okay, and R is the correct explanation of A. Okay, अब हम थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. हेमाटाइसिस refers to the act of coughing up blood that originates from the respiratory tract. रेस्पिरेटरी ट्रैक से आ रहा है, इंक्लूडिंग द लंग्स एंड एयरवेज. जो लंग्स को भी इंक्लूड करता है, एयरवेज को भी इंक्लूड करता है. यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब लंग्स से ब्लड आ रहा है तो इट विल बी ऑक्सीजनेटेड प्लस O2. Okay, the blood that is coughed up during the hemoptysis can range from amounts of blood which is streaked sputum to large quantities of bright red, sometimes frothy blood. अब ऐसा क्यों होता है? तो 2-3 रीजंस है. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं. इन्फेक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सच एज ब्रोंकाइटिस और निमोनिया कैन समटाइम्स लीड टू हेमोपेटाइसिस. नेक्स्ट, क्रोनिक लंग कंडीशन. अगर कोई कंडीशन है जो बहुत ही क्रोनिक टाइम से चल रही है, कंडीशन लाइक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसे हम COPD भी कहते हैं, मे बी एसोसिएटेड विद कफिंग अप द ब्लड. नेक्स्ट इज लंग कैंसर. ट्यूमर्स इन द लंग्स कैन कॉज ब्लीडिंग लीडिंग टू हेमोपेटाइसिस. ये बहुत ही ड्रामेटिक वे में आपको मूवीज में देखने को मिला होगा कि किसी को खांसी आई एंड बहुत सारा ब्लड आ गया कफिंग से, एंड देन नाउ स्ट्रेट ही और शी हैज अ कैंसर. सो ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड टू लंग कैंसर, बट जरूरी नहीं हमेशा लंग कैंसर ही हो, और भी डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती है. नाउ पल्मोनरी वैस्कुलर डिसऑर्डर, दिस आर द कंडीशंस. This is the condition that affects blood vessel in the lungs, such as pulmonary embolism. Pulmonary hypertension can be associated with the hemoptysis. So ये सारे situations है. Inflammatory lung disease भी हो सकते हैं. Conditions like granulomatous with polyangiitis. पहले हम इसे with polyangiitis and other inflammatory lung diseases that may cause hemoptysis. So इसका correct answer है कि hemoptysis में जो blood bright red color का होता है, of course this is due to presence of oxygen, और ये arterial circulation से आ रहा है. आपको पता होता है arterial circulation contains oxygenated blood. Okay, this bright red color is the result of blood's arterial origin, और hemoptysis में जो bright red color आपको दिखता है, this is due to presence of oxygen. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ मैंड्रैक्स इज. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मेथाक्विनोन. अब मैंड्रैक्स क्या है? ये एक तरीके का सिंथेटिक ड्रग है दैट वाज वन वाइडली यूज्ड एज अ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक. द मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन मैंड्रैक्स इज मेथाक्विनोन. मेथाक्विनोन इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट. क्या है ये? CNS डिप्रेसेंट है. आपको याद रखना है दैट इट इज CNS डिप्रेसेंट एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक. It acts as a sedative and hypnotic. It was initially developed for the medical use to induce sleep and treat insomnia. पर बहुत सारे लोग इसे abuse करने लग गए. Methaquinone contained medication that includes Mandrax. It was very popular around 1960s and 1970s. However, due to the concerns about abuse, dependence, and adverse effect, many countries have since banned the Mandrax and Methaquinone. It is severely restricted the use of like many countries severely restricted the use of methaquinone. It is important to note that the use of Mandrax for non-medical purposes is illegal in many places. Okay, next question, Knightson law is used in relation to. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्सन लॉ इज यूज्ड इन रिलेशन टू. तो यहाँ पे हम इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं. इट इज राइगर मोर्टिस. अब ये लॉ क्या है ये समझ लो. ये जो लॉ है इट इज एसोसिएटेड विद फोरेंसिक मेडिसिन एंड मेडिकल प्रिंसिपल विच इज रिलेटेड टू पोस्टमार्टम चेंजेस. जो हमने पोस्टमार्टम चेंजेस पढ़े हैं, देखे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये लॉ प्ले करता है. दैट अकर्स इन द ह्यूमन बॉडी, like postmortem changes that occurs in the human body. It specifically pertains to the changes in the distribution of blood within the body after death. So this law states after death the blood in the body undergoes changes in color and consistency. So color and consistency are the key words, and these changes processes in a specific pattern according to this law. First is blood color change. The blood in the smaller vessels, kaha? The blood in the smaller vessels, particularly the capillaries, becomes darker.
क्या हो जाती है, कैपिलरीज की जो ब्लड है वो डार्क हो जाता है. दीज ब्लड लाइक दीज स्टेप like the blood is more deoxygenated here before the blood in the larger vessels जैसे कि arteries and veins में it also changes color. Next अगर हम बात करें consistency की, the blood in the smaller vessels become more viscous, thick हो जाता है blood before the blood in the larger vessels experiences small changes. तो जहाँ पे ज़्यादा बड़ी वेसल्स हैं, ज़्यादा विड्थ है जिन वेसल्स में, वहाँ पे स्लो चेंजेस होंगे, बट जो स्मॉल वेसल्स है उसमें ब्लड थिक भी जल्दी होगा और डीऑक्सीजनेट भी बहुत जल्दी होने वाला है. ओके, दीज चेंजेस आर ड्यू टू द सेसेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज आफ्टर डेथ. ठीक है, अब बॉडी के सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया, सर्कुलेशन स्टॉप हो गई है, ऑक्सीजन एक्सचेंज बंद हो गया है, तो बॉडी में ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगा. जैसे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, जो ब्लड सेल्स हैं वो क्या हो जाती है, मूव होना तो उन्होंने ऑलरेडी बंद कर दिया है, तो ये सारे चेंजेस, जो कलर चेंज है, डीऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड है, और जो थिकनेस ऑफ ब्लड है वो बदलती है. नाउ दिस लॉ इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यूज्ड for forensic pathology to help to help estimate the time since death, which is based on the postmortem changes in the body. Okay, let's move to next question, which is iodine when mixed with starch in starch iodine test turns in the color blue. Blue is the correct answer. Now the starch iodine test, when iodine reacts with the starch, it forms a complex known as starch iodine complex. This complex exhibit a distinctive blue black, like blue black color. Blue hota hai dark blue, which sometimes look like a black color. Therefore, the correct answer here is blue. When iodine is added to a substance that contains starch, कुछ भी हो सकता है जो starch contain करता है, such as solution of starch or starch containing food items, the iodine molecules interact with the starch molecules that result in the formation of stable complex. अच्छा, saliva में भी starch होता है, तो saliva टेस्ट में भी हम स्टार्च आयोडीन टेस्ट करते हैं. नाउ द कलर चेंजेस टू ब्लू, दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. It is like in the tested substance, the reaction is often used as a qualitative test for the presence of starch in various materials and presence of saliva. Okay, next question, LSD is derived from which of the following plant? कुछ options हैं, but इसका correct answer है LSD is derived from Claviceps purpurea, which is the fungus के एक plant नहीं है. Okay, so lysergic, LSD का full form होता है lysergic acid diethylamide. It is a synthetic hallucinogenic drug. कैसा है, synthetic है, just remember that. It is not derived from any plant. It was synthesized in 1938 by a Swiss chemist. तो ये गलती से develop हो गया, ठीक है, गलती से एक स्विस केमिस्ट ने LSD डिराइव कर लिया, जिसका नाम था अल्बर्ट हॉफमैन एट दी laboratory of Switzerland. LSD is a semi-synthetic compound which is derived from a ergot alkaloid. Ergot एक फंगस है जिससे alkaloid LSD निकलता है, which is synthetic hallucinogenic drug which are produced by the fungus Claviceps purpurea. Ergot alkaloids are found in the ergot fungus that can infect certain grains, particularly rye. However, LSD itself is not directly extracted from a plant or a fungus, but it is processed through multi-step chemical synthesis process in a laboratory setting. तभी मैंने बोला इसको synthetic. Okay, it is important to note that the synthesis and use of LSD is illegal in a lot of countries. In all the countries, probably its hallucinogenic effect and potential misuse makes it illegal. Okay. Next question, the direction of a wound can be ascertained from which of the following injuries? तो जो wound का direction है, कौन कौन से इंजरीज में देखने को मिलता है, तो कॉन्ट्यूशन में तो नहीं मिलेगा, चॉप वुंड में भी नहीं मिलेगा. लैसरेशन एंड इंसाइज्ड वुंड, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा, बट स्टिल लैसरेशन इज नॉट वेरी करेक्ट. इंसाइज्ड वुंड्स मुझे सबसे सही आंसर्स लगते हैं. ओके, डायरेक्शन ऑफ वुंड, स्टैब वुंड में भी समटाइम्स भी नो, एंट्री ऑफ वुंड एंड एग्जिट ऑफ वुंड देख के
या फिर जो परफेक्ट आंसर है इट इज़ फॉर इंसाइज वूंड। ओके, डिपेंड करता है, जब आप टेलिंग ऑफ वूंड देखते हो इंसाइज वूंड में ही आपको टेलिंग ऑफ वूंड देखने को मिलेगा। एबरेशन एंड ब्रूजिंग पैटर्न्स भी ऑफ कोर्स आपको बताएंगे कि व्हाट इज द डायरेक्शन, बट नॉट, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद दिस क्वेश्चन। कॉन्ट्यूशन एलिमिनेट कर दो, चॉप वुंड एलिमिनेट कर दो, लैसरेशन एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इंसाइज्ड वुंड, इंसाइज्ड वुंड कैसे बनते हैं, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इंसाइज्ड वुंड बनते हैं, जैसे कि ब्लेड या चाकू। तो उसमें आपको डायरेक्शन ऑफ वुंड पता चल जाता है, क्योंकि जो अपोजिट डायरेक्शन होती है वहाँ पे टेलिंग ऑफ वुंड मिलती है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि टेलिंग ऑफ वुंड कौन सी इंजरी में मिलती है आपको, तो दैट इज इंसाइज्ड वुंड। Which of the following is true about superfecundation? So इसका correct answer है option B, fertilization of a second ovum in a woman who is already pregnant. Okay, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो. This is a biological phenomena in which a woman releases multiple eggs. ओके, मल्टीपल एग्स women रिलीज कर रही है ड्यूरिंग अ सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो आपने पढ़ा होगा कि कोई भी फीमेल आइडियली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही एग रिलीज करती है, बट दिस टाइप ऑफ फीमेल, लाइक वेरी रेयर कंडीशन, बट फीमेल्स who is releasing multiple eggs during a single menstrual cycle and each egg is fertilized. Okay, each egg is fertilized by the spermatozoa cell from a separate acts of intercourse. ठीक है, situation can occur. Now, this situation can occur when a woman releases more than one egg during a single menstrual cycle or ovulatory cycle, which is very uncommon. Uh, like maybe the girl have multiple partners. Each egg may be fertilized by the cell from a different people or a different encounters. So these can be the situations. Okay everyone, thank you so much for watching this video. I hope this video helps. If you have any suggestion for me, please comment it down. And if you want to cover any specific topic from forensic medicine, please comment it down. I'm waiting for the comments so that I can make new videos on these topics. And you will get this PDF in our telegram channel. Telegram channel's link is given in the description box. Please don't forget to subscribe our channel for more such videos. Thank you so much. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.